अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शिराज हसनात। आज हम एक्सपोज करेंगे यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को। एक वो इदारा जो सरासर बनाया गया था गरीबों को रिलीफ देने के लिए, ताकि जो जरूरियात जिंदगी की अशिया हैं वो उन्हें कम नरखों पर बेहतर क्वालिटी की अशिया फराम की जा सके। मगर बदकिस्मती से जब से ये गवर्नमेंट आई है ये इदारा ज़बू हाली का शिकार है, ये इदारा बदस्तूर खसारे में जा रहा है। एक फिगर्स मेरे पास से मैं आपसे शेयर करता चलूं कि 2012-13 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इस इदारे को छोड़ा था तो ये इदारा 1 अरब 39 करोड़ रुपए महाना मुनाफे की तरफ जा रहा था, और इस वक्त इसकी सूरत हाल ये है कि तकरीबन 2.5 अरब रुपए महाना ये नुकसान में जा रहा है। इसकी क्या वजूहत है ये हम जानेंगे, डॉक्यूमेंट्स और चीजें आपको एक्सपोज करेंगे कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की जो जवाल की वजह है वो क्या है, क्या वजह है कि इसके अफसरान एक दूसरे से जिनकी नहीं बन रही इस इदारे को बचाने की बजाय डबोने में मसरूफ हैं, और ना ही इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक दूसरे के साथ बन रही है और ना ही इसकी मैनेजमेंट की। मैं फिगर्स आपसे शेयर करता चलूं जो बड़े इंटरेस्टिंग थे कि अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है रमजान पैकेज के 1 अरब 40 करोड़ 90 लाख तकरीबन जो है वो 18 के करीब अशिया की मद में यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन देगा, जिसमें आटा, चीनी, घी, दालें और मुख्तलिफ अशिया पे सब्सिडीज की रेट लिस्ट है। ये अभी ईसीसी के इजलास में इसको अप्रूवल दी जाएगी। ये एक्सक्लूसिव नोटिफिकेशन हमारे पास है जिसपे तमाम डिटेल्स दर्ज हैं। इसके साथ साथ जो इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये हुई कि अभी कुछ अर्सा पहले आपने खबरें सुनी होंगी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने दालें महंगी की थी, फौरी तौर पे वो नोटिफिकेशन वापस लेने के अहकाम सादिर किए। इसकी रीजन ये थी कि यूटिलिटी स्टोर्स ने मार्केट से 4 रुपए से 40 रुपए फी दाल फी किलो महंगी खरीदी, ओपन टेंडर मंजूर किया, जिसके बाद इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और पुराने स्टॉक पे भी कीमतें बढ़ा दी गई थी, जिसको वज़ीर आज़म ने मनसूख किया। मगर बदकिस्मती से ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास हैं, इसकी प्राइस लिस्ट भी है कि वज़ीर आज़म के अहकाम के बाद कीमतें तो वापस ले ली गई, लेकिन जो टेंडर था जिसमें महंगी, मार्केट से भी महंगी, आमतौर पे जब आप बल्क में चीजें लेते हैं तो मार्केट से आपको सस्ती मिलती हैं, मगर ये मार्केट से जो महंगी दालें थी इसका नोटिफिकेशन, इसका टेंडर भी जो है वो वापस नहीं लिया गया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके जो अमले की है तो रस्सा कशी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट में चलती आ रही है। कुछ ऐसे अफसरान थे जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निकालने का कहा, एमडी ने इनकार किया तो उन एमडी को निकाल दिया गया। जो मौजूदा एमडी है गुलजार हुसैन शाह, इन्होंने जब से चार्ज लिया है पिछले साल सितंबर से, उस वक्त से जो है ये खुद ग्रेड 19 के हैं। आपको स्क्रीन पे सीनियरिटी लिस्ट चलती हुई नजर आ रही है, 44वें नंबर पे सीनियरिटी पे है, मगर इनको 4 सीनियर अफसर्स को सुपरसीड करके जो ग्रेड 20 में थे इनको तैनात कर दिया गया। इसके साथ जो लोगों पे कुछ करप्शन के इल्जाम थे इन्होंने उन सब लोगों को बहाल किया। काफी ज्यादा एक रिफ्ट इस वक्त महकमे में जो है वो नजर में सामने आ रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और जो जूनियर अफसरान हैं जो ग्रेड 17 के थे, हालांकि महकमे में ग्रेड 18 के काफी अफसरान थे, मगर ग्रेड 17 के अफसरान को जोनल मैनेजर्स की सीटों पे जो पुरकशिश सीटें हैं वहां पे तैनात कर दिया गया है। इस मामले पे बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ताहिर शरानी। बहुत शुक्रिया ताहिर हमें ज्वाइन करने के लिए। यूटिलिटी स्टोर्स के तमाम मामला मैंने डिस्कस किए। अगर हम स्टार्ट करें जो सितंबर में साबिक एमडी की बहस हुई, लड़ाई हुई, जिसपे अफसरान को कहा गया था, वहां से मामला शुरू होता है और मौजूदा एमडी तक आता है। बड़ा प्रिसाइसली हमें बताइएगा कि वो वजूहात की थी, क्या थी, वो कौन से ऐसे ताकतवर अफसरान थे जिनको बोर्ड हटाना चाहता था और एमडी रखना चाहता था, और बाद में जिनको पुराने एमडी हटाना चाहते थे उनको नए एमडी ने आके लगा दिया। जी देखें, ये नवंबर 2015 में ये उस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और उस वक्त के जो एमडी थे, उस वक्त इख्तिलाफात शुरू होते हैं जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये अहकामात जारी करता है एमडी को कि जो 2 सीनियर जनरल मैनेजर्स हैं यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के, उनको एक को बरतरफ कर दिया जाए, टर्मिनेशन उनकी कर दी जाए, और दूसरे को कंपल्सरी रिटायरमेंट यानी प्रीमेच्योर उसको रिटायर कर दिया जाए। तो ये 2 अहकामात जारी किए गए थे बोर्ड की तरफ से। तो जो एमडी यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के थे उस वक्त के सुल्तान महमूद, उसने बोर्ड के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बोर्ड के अहकामात कानूनी नहीं हैं, मैं इसको नहीं मान सकता और न मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो उसके बाद जब बोर्ड ने देखा कि एमडी उनके अहकामात पर बरामद नहीं कर रही, तो जैसे दूसरा बोर्ड का इजलास होता है तो उन्होंने एमडी ही को हटा दिया और ज़हूर अहमद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर थे उनको एमडी का चार्ज दे दिया। लेकिन एमडी ने कहा कि मैं चार्ज नहीं छोड़ूंगा, जब तक वज़ीर आज़म मुझे नहीं हटाएगा मैं यहाँ पर मौजूद रहूंगा। और मलिक ज़हूर ने भी, या रिफ्ट शुरू हो गई है। तो उस जब रिफ्ट शुरू होती है, जो 4 कॉन्ट्रैक्ट अफसरान थे, एक CFO था, COO था,
कंपनी सेक्रेटरी था और जनरल मैनेजर आईटी था। यानी मैं जरा नाज़रीन को उनकी तनख्वाही भी बताता चलूं कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो थे हमीदुर रहमान को 4 लाख रुपए माहाना पे रखा गया था, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हुसैन मसूद को 3,65,000 रुपए, जीएमआईटी शकील अहमद को 2,75,000 रुपए, कंपनी सेक्रेटरी नईम असलम को 2,65,000 रुपए माहाना तनख्वाह पे इन अफसरान को रखा गया था। और ये जो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के रूल्स थे और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बगैर इनको इन पुरकशिश सीटों पे बहुत बड़ी मराद के साथ रखा गया था। बिल्कुल, और ये 2015 में इनको रखा गया था। और जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, इन्होंने ना ही तो जो इश्तिहारात है उसके लिए दरखास्त दी थी और ना ही इसको शॉर्टलिस्ट किया गया था। उसके बावजूद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको अपॉइंट कर दिया था। और इसके अलावा जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है उसकी तैनाती इस्टेब्लिशमेंट रूल्स के बरखिलाफ 5 साल के लिए इब्तदाई तौर पर की गई थी, जो कहीं नहीं होता। तो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो 4 अफसरान थे चहीते, जब उनको मैनेजमेंट यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की 4 फरवरी 2016 को रिसेंटली उनको बरतरफ करने के अहकामात देती है, तो उसके बाद ये हाई कोर्ट में ये रिफ्ट यहाँ से शुरू होती है। रिफ्ट उससे पहले शुरू हो जाती है, लेकिन उसके बाद ये मजीद जो हाई कोर्ट जाते हैं, फिर क्या होता है? जब हाई कोर्ट जाते हैं सिंगल बेंच में, तो सिंगल बेंच जो 4 अफसरान टर्मिनेट किए जाते हैं उनकी जो दरखास्त है उनको मुस्तरद कर दिया जाता है। ये डबल बेंच में जाते हैं, तो डबल बेंच में जब जाते हैं तो फैसला अभी तक नहीं होता। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में एक नए एमडी को तैनात करती है। ठीक है, जो आगे और नए एमडी आगे जो है वो चीनी की ट्रांसपोर्टेशन में जो करोड़ों रुपए करप्शन के खिलाफ एफआई में जो 2 मुकदमा जिन 2 अफसरान के खिलाफ दर्ज थे उनको वो वापस ले आते हैं। बिल्कुल, हालांकि मुकदमा दर्ज है, फिर ट्रायल पे भी जारी है। हाँ, जूनियर अफसरान को कर लेते हैं, एक ही दिन में 45 अफसरान को इधर से उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, यानी पूरी अपनी मोनोपोली लेके आ जाते हैं। जो जैसे नया, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? जो नया एमडी जैसे ही आता है, मार्च के एंड में हुकूमत उसको तैनात करती है। उसमें हुकूमत ने SECP रूल्स 2013 की खिलाफ वर्जी की है। मुझे ताहिर सिर्फ ये बताइएगा, ये सारे मामला सामने आ गए, मैं आगे भी आपसे बात करूंगा, लेकिन अब ये जो बद इंतजामी की इंतहा हो गई है इस महकमे में, जिसका खुमियाजा अवाम भुगत रही है, और ये महंगे टेंडर्स की एक मिसालें हम इस पर बात करेंगे, तो क्या इसके बाद इस वक्त यूटिलिटी स्टोर की सूरत हाल क्या है? यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन इंतहाई बद इंतजामी का शिकार हो चुका है। जो 2 साल कबल ये इदारा मुनाफे में जा रहा था, 1 अरब 39 करोड़ रुपए सालाना मुनाफा था। अब पिछले साल इस इदारे का खसारा 1 अरब 43 करोड़ रुपए सालाना इसका खसारा हो चुका है। इसके अलावा हुकूमत इस पर कोई सब्सिडी नहीं दे रही, किसी चीज पर कोई सब्सिडी नहीं दे रही। वही मार्केट रेट्स हैं। वो मार्केट से भी, बल्कि बात चीजें ज्यादा महंगी बिक रही। तो कौन खरीदेगा यूटिलिटी स्टोर में, कौन आएगा? और ये इदारे का क्याम इसलिए अमल में लाया गया था ताकि जो गरीब लोग हैं वो यहाँ पे कम ब्रेक यहाँ पे लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे जो मौजूद पैनलिस्ट हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे, गवर्नमेंट ज्वाइन करेगी, अपोजिशन ज्वाइन करेगी, और यूटिलिटी स्टोर्स के जो करता जाते हैं उनसे भी हम बात करेंगे। इस वक्त के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ कॉर्पोरेशन जिसको बनाया गया था सिर्फ और सिर्फ गरीबों की मदद के लिए, उनको रिलीफ फराहम करने के लिए, उसके हवाले से जो बेकायदगियां थी, बेज़ाब्तियां थी, वो हम आपसे शेयर कर रहे थे। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है मेरे मौजूद मेहमान मियां अब्दुल मनान है, MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया मियां साहब। मैं गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहूंगा। बड़े अच्छे कुछ फैक्ट्स थे कि जब आप लोगों ने चार्ज संभाला, गवर्नमेंट संभाली, तो ये दावे थे कि हम जो नुकसान में इदारे हैं उनको प्रॉफिट में लेके आएंगे। अनफॉर्चुनेटली यूटिलिटी स्टोर ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान उस वक्त एक प्रॉफिटेबल इदारा था जो अब तकरीबन 2-2.5 अरब रुपए के नुकसान में चला गया है। तो इसकी क्या वजह? ये तो आपके मैनिफेस्टो के बिल्कुल अगेंस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि ये एक रीस्ट्रक्चरिंग बेस पे है, मुनाफे में नहीं था। जो पहली इसकी बैलेंस शीट है 2013-14 की, जब हम आए हैं उसको निकलवा के देख लें, उस साल ही ये नुकसान में चला गया था। और इससे पहले इसके पास एक ऐसा वक्त आया था कि 7 अरब रुपए के करीब इसके पास रिजर्व हो गया था। अच्छा। लेकिन उसमें से जब हमने आकर इसका ऑडिट कराया तो पता चला कि उसमें से 5 अरब के करीब जो है ना इनके बैड डेब्ट्स हैं। मैंने अपने शहर में जब इसको जाके सिक्योरिटाइज किया तो पता ये चला कि जो इनके स्टोर्स पे बैठे हुए हैं इंचार्ज या जो स्टाफ हैं उनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ठीक है। 4 केसेस ये हुए कि खुद ही बाजार से चीजें खरीदी, बेची, आउट ऑफ बुक्स, आउट ऑफ रिकॉर्ड। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन हैं, वो अपना ही कारोबार, जो शिफ्ट इंचार्जेस हैं, जो स्टोर इंचार्जेस हैं, वो सामान को अपने गोदाम से मंगाने की बजाय उन्होंने अपनी दुकानदारी लगाई हुई है। अपनी दुकानदारी। लिखें एक बात। दूसरी बात उस पर ये हुई कि इन्वेंट्री का जो शॉर्टेज है वो बेपनाह शुरू हो गया।
ٹھیک ہے. تو میں صاحب یہ تو ادارے کے اپنے لوگوں نے چیک کرنا تھا نا, ان کے آڈٹ ڈپارٹمنٹ نے چیک کرنا ہمیں تو سر ادارہ بنایا ملا اور ہزاروں ملازمین کے ساتھ, 1-2 ملازمین کے ساتھ نہیں, ہزاروں ملازمین. جو الزام آپ کے اوپر ہے کہ آپ کی وجہ سے یہ ادارہ منافع بخش سے نقصان اللہ ہو گیا, وہ صحیح ہے کیا؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے شہر میں ان کی جو یونین سازی ہے اس کے 3 گروپ ہیں. اچھا. اور ہر گروپ جو کچھ وہاں, آپ ایک پروگرام فیصلہ باد میں کریں, میں ان سب کو بلاؤں اور یہ بیٹھیں, اور ایک کا بندہ لگ جاتا ہے, دوسرا اس سٹور کو بند کر دیتا ہے, دوسرا لگتا ہے, تیسرا بند کرتا ہے, تیسرا لگتا ہے, چوتھا بند کر دیتا ہے, اور جب ہم کرپشن کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اچھا. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پروفیشنل آدمی باہر سے جس کو مارکیٹنگ کا وسیع تجربہ ہو, اس کو انٹرویو کر کے اشتہار دے کے لایا جائے, جیسے اچھے آج کل. یعنی آپ اس کے ایم ڈی کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی اچھا, ہمیں ایم ڈی مل جائے. نہیں وہ تو یہ دیکھیں میرے پاس اشتہاروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, ایم ڈی چاہیے. میں جو کہہ رہا ہوں سر, آپ اسی کی تصدیق کر رہے ہیں نا. نہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے رولز کو وائلیٹ کر کے مارچ میں جن صاحب کو گلزار شاہ صاحب کو جو ایم ڈی لگایا, گریڈ 19 کے ہی ہیں, اول تو وہ فال نہیں کرتے اس کرائٹیریا میں. یہ وہ لسٹ ہے سینیورٹی کی جس میں یہ 44ویں نمبر پہ ہیں اور ان کو ایم ڈی لگا دیا. دیکھیں نہیں, یہ قائم مقام ہے, یہ ڈھاک ہے, وہ پرماننٹ ایم ڈی نہیں ہے گلزار شاہ صاحب. کیا یہ ڈھاک ہے؟ میں طاہر سے پوچھتا ہوں. یہ ادارہ 30 جون 2013 تک آڈٹ ہو چکا ہے. اس کا 1 ارب 39 کروڑ روپے اس کا منافع تھا, اور اب اس کا جو خسارہ ہے وہ 1 ارب 43 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے سالانہ. اور اس کا جو میاں صاحب نے کہا کہ منسٹری آف انڈسٹریز کے محتاط ادارہ ہے, بالکل ہے, لیکن اس کو جو اصل میں ہے وہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے ایک سینئر بیوروکریٹ کے ذریعے اس کو ادارے کو چلایا جا رہا ہے. کیوں؟ منسٹری آف انڈسٹریز کے ذریعے نہیں چلایا جا رہا. اس کے سینئر بیوروکریٹ کے ذریعے کیوں چلایا جا رہا ہے؟ اس لیے چلایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو بھی فیصلے یہاں پہ ہوتے ہیں, یہاں پہ پروکیورمنٹ ہوتی ہے اربوں روپے کی, ٹھیک ہے, یہاں پہ پوسٹنگ ٹرانسفر ہے, تو اسی وجہ سے منسٹری آف انڈسٹریز کا اس میں ایسا کوئی رول نہیں ہے, پریکٹیکل کوئی رول نہیں ہے. اور دوسرا, منسٹری آف انڈسٹریز کی اس نے بات کی ہے, جب گلزار حسین شاہ کو ایم ڈی یوٹیلٹی اسٹورز کارپوریشن لگایا جا رہا تھا, منسٹر آف انڈسٹریز غلام جتوئی کو پتہ نہیں تھا کہ ایم ڈی لگا دیا جاتا ہے. غلام اس کو فیکٹس ہیں, یعنی آپ کا جو منسٹر ہے اس کو ہی معلوم نہیں ہے کہ ایم ڈی کس کو لگایا. وہ بھی میں بتاتا ہوں, یہ بات مکمل کر. اور دوسرا, فواد جب غلام مرتضیٰ جتوئی صاحب کو فون کرتے ہیں کہ ہم نے ایم ڈی یوٹیلٹی اسٹورز کارپوریشن گلزار حسین شاہ کو لگا دیا ہے, وزیر اعظم نے لگا دیا ہے, تو اس پر جتوئی صاحب کہتے میں تو ٹی وی پہ دیکھ لے, ٹکر چل چکے ہیں. مطلب اس کو بعد میں بتایا جا رہا ہے, پہلے ٹی وی پہ یہ خبر آ چکی ہے. اس کا حال آپ خود دیکھ لیں کہ بند انتظامی کی کیا. یہ تو واقعی آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے. پھر تو گورنمنٹ کی طرف سے مس مینجمنٹ ساری نہیں, گورنمنٹ کی طرف سے مس مینجمنٹ نہیں ہے. جتوئی صاحب تقریباً غیر فعال رہے ہیں 6-7 مہینے, اپنی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, یا ان کی ڈیفرنسز ود دی پارٹی. ان کا کوئی پرابلم تھا اپنے ہی محکمے کے سیکٹری کے ساتھ, ٹھیک ہے, اینڈ دے ور ناٹ ٹیکنگ ہز میٹر سیریسلی. ٹھیک ہے, ان کا یہ خیال تھا, جتوئی صاحب کا بڑا پرانا سیاسی گھرانہ ہے کہ یہ جو فیڈرل سیکٹری ہے یہ میرے ساتھ جس طرح چلنا چاہیے اس طرح نہیں چل رہا. پھر جتوئی صاحب کے کہنے پر بھی ان سیکٹری صاحب کو تبدیل کیا گیا, فیڈرل سیکٹری جو تھے اس کے انڈسٹری پروڈکشن. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ چینجز آئی ہیں. لیکن یہ بات میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتوئی صاحب کے کہنے پہ اس سے پہلے ہم فیڈرل سیکٹری کو چینج کر چکے تھے تاکہ منسٹر کے اور سیکٹریٹ کے معاملات جو ہیں. میں ادھر ایک بات کہنا چاہوں کہ جو اب نیا سیکٹری آیا خضر حیات گوندل صاحب, چیف سیکٹری پنجاب تھا, ان کو بھی جب لگایا گیا یہاں پہ سیکٹری انڈسٹریز, یہ بھی منسٹر آف انڈسٹریز کی طرف سے نہیں لگایا گیا, نہ ان کی طرف سے سمری بھیجی گئی تھی اور نہ ہی منسٹر صاحب کے کانسنٹ سے یہ اپوائنٹمنٹ. لیکن اب تو منسٹر صاحب خوش ہیں نا, ان سے بالکل خوش نہیں. جب عارف عظیم صاحب وہاں پہ سیکٹری موجود تھے, وہ باقاعدہ ایک منسٹری آف انڈسٹریز کی طرف سے 3 ناموں کی سمری بھیجی گئی تھی. اس کے بعد وزیر اعظم نے ایک اس میں سے ایک اپوائنٹ کیا گیا تھا, لیکن اس میں سے کوئی سمری نہیں تھا کہ جو نئے ایم ڈی آپ نے اپوائنٹ کیے, چلیں وہ تو آپ کے منسٹر اور سیکٹری کی رفٹس ہیں وہ چل رہی ہیں, لیکن اس کا جو آفٹر میتھ ہے وہ یوٹیلٹی اسٹورز پہ بھگتنا پڑ رہا ہے. ایک تو یہ کہ دیکھیں جو میرٹ لسٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ایک بندے کو خود ہی جو 44 نمبر پہ فال کر رہا ہے, اگر آپ اس کو اٹھا کے اوپر لے آئیں گے اور گریڈ 20 والے اس کو جواب دیں گے تو وہ نیچے بھی اس طرح کے کام کرے گا جو اس نے کیے. میری ایک مثال سن لیجیے گا کہ 17ویں گریڈ کے لوگوں کو اس نے زونل مینیجرز لگا دیا, باوجود اس کے کہ 18ویں کی پوسٹ ہے اور وہاں پہ لوگ موجود بھی تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا میجر سکیم ہوتا چینی کا, آپ کو یاد ہوگا کہ چینی کی کرپشن کے اوپر یوٹیلٹی اسٹورز کے افسران کے اوپر بھی مقدمہ درج ہوئے تھے. ان لوگوں کے جن پہ ایف آئی اے پہ مقدمات تھے ان کو ہٹایا گیا تھا. محترم نے انہی کو لا کے واپس ان پرکشش سیٹوں پہ بٹھا دیا کہ لے جناب اب الزام ثابت تو نہیں ہوئے نا, کورٹ کیس چل رہے ہیں, فلان چل رہے ہیں, آپ آگے بیٹھے. تو
यानी मेरिट भी कोई चीज होती है, तो जो बंदा खुद मेरिट पे फॉल ना करता वो नीचे उसको किस तरह इंप्लीमेंट करेगा? मेरी बात सुने, हमने सुल्तान साहब को लगाया जो कि सीनियर जनरल मैनेजर थे, और टॉप स्लॉट में 3-4 आदमी जो एमडी ऑफिस के साथ एसोसिएट करते हैं उनमें से थे। उनके खिलाफ एक बाकायदा कार्टेल बन गया। ठीक है। और शायद ताहिर भाई के इल्म में हो, सुल्तान साहब ठीक ठाक काम कर रहे थे और उस कार्टेल की वजह से उसे हटाना पड़ा। ठीक है। ठीक है, अब बात यह है कि इस महकमे को ये बिल्कुल उसी तरफ जा रहा है, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं, जिस तरह पाकिस्तान स्टील मिल गई है। मैं सब एक ब्रेक यहाँ पे लेते हैं। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि जो नया एमडी आप लाना चाह रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट क्या रिक्वायरमेंट्स रख रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा जो है दिलीप अब्बास, वो भी हमें लॉ स्टूडियो में ज्वाइन करेंगी, उनसे भी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले मियां मनान साहब ने बहुत बड़ा एक इंकशाफ ये किया, और इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहे कि बिल्कुल जो मौजूदा डगर है यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की वो उसी तरह है, और वो पाकिस्तान स्टील मिल्स के नक्शे कदम पे चलते हुए बर्बाद हो रहा है। बहरहाल का हमें लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया है दिलीप अब्बास साहिबा ने, ये मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत शुक्रिया दिलीप हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुछ फिगर्स मैंने शो ऑफ किए कि किस तरह इस इदारे को ज़बू हाली की तरफ ले जाया जा रहा है। मियां साहब ने भी इस बात को एडमिट किया कि वाकई मिसमैनेजमेंट के मसले हैं, करप्शन बहुत है, और इसके लोग खुद जो हैं यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर ही अपनी एक अलग दुकान लगा के बैठे होते हैं। मेन चीज मैनेजमेंट की आ रही है, जो जूनियर ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है। इसके साथ साथ क्या आप समझती हैं कि ये इदारा जो बिल्कुल लोगों को रिलीफ देने के लिए बनाया गया था, गुरबा को रिलीफ देने के लिए बनाया गया था कि जहां पे उन्हें म्यारी जरूरियात जिंदगी के अशिया मिल सकें, वो अब इस डगर पे है कि वाकई उनको रिलीफ फराहम कर रहा है? देखिए शहराज, ये एक जिसको कहते हैं ना कि एक नेशनल डिजीज बना हुआ है, और तमाम इदारे जो हैं, एक नहीं, आप यूटिलिटी स्टोर्स को देख लें या PIA को देख लें या पाक स्टील को देख लें, या आप तमाम जितने भी इदारे अनफॉर्चुनेटली जो कि हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उसमें एक ही मर्ज है, और वो मर्ज है जी आपने करप्शनाइटिस करना है। ठीक है। अब जो करप्शनाइटिस का जो मर्ज है, ये ऐसे दीमक की तरह चाट के जाता है अवाम के पैसों को। यूटिलिटी स्टोर्स का ये अब से हाल नहीं है, पिछले पता नहीं 8 सालों से मुसलसल ये नीचे आ रही है। आपने देखा है कि इस वक्त तो 1.5-2 अरब रुपए का नुकसान भी इसको है। उसके अलावा बहुत से इसके लोग जो कि इन्होंने अपॉइंट किए थे इसकी वेरियस ओहदों पे, उनके ऊपर करप्शन के इल्जामात ये हैं कि जो जिस तरह से वो प्रोक्योरमेंट करते हैं, सारी की सारी प्रोक्योरमेंट पेपरा रूल्स जो हैं वो निगेट करते हैं। उसके अलावा 12.5 मिलियन की जो अशिया हैं वो मिसिंग जाती हैं, और ये मीडिया हाईलाइट कर रहा है, ये तमाम ऑडिट्स में हाईलाइट हो रहा है, और जिसको कहते हैं 64 करोड़ रुपए की अनपेड इन पे वाजिबात हैं, और ये बिल्कुल वाइट एलिफेंट बना हुआ है। और होता क्या है कि ये प्राइसेस रेज करता है, फिर लोअर कर देता है, फिर उसकी कीमतें खराब करके और उसकी क्वालिटी खराब करके, ये सारे खुद जो हैं इनके MNAs MPs सारे इन्वॉल्व होते हैं अपने बंदे वहां लगाने में और इनसे फायदा उठाने में। अवाम जो है वो खून चूस के अपना टैक्स पे करती है इस पे। एहसन इकबाल साहब आपके मिनिस्टर हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के, उनकी पॉवर्टी इंडेक्स के मुताबिक 60% प्लस जो है जी, उसमें ये नीचे चलेंगे। तो कहना मैं आपसे चाह रहा हूं कि ये यूटिलिटी स्टोर्स तो गरीबों के लिए, तो चले जो भी यहाँ पे मैटर्स हो रहे हैं, करप्शन हो रही है, चीजें मिसिंग हो रही हैं, सब कुछ नहीं मिल रहा, उसमें कम से कम अगर जो सब्सिडी आप देते थे उसका फाइनली रिलीफ तो लोगों को मिलता था ना। मेरी बात यही तो आपको मैं बात शुरू में कह रहा था कि जब हमने 14 में इसका ऑडिट कराया तो इसमें बेशुमार चीजें जो थी वो मिसिंग थी, और इसने कर्जे देने थे, ठीक है, इसके ऊपर वाजिबात थे, इसका जो एक्सपायरी स्टॉक बहुत ज़्यादा था, और इसकी इन्वेंट्रियाँ शॉर्ट थी। और ये बात मैं नहीं मानता कि किताबों में हो सकता है ये 12-13 की बैलेंस शीट में कहीं नफ़े में हो, लेकिन ऑन ग्राउंड ये नफ़े में नहीं था, ये नुकसान कर चुका था, और उससे 2-3 साल पहले ये नुकसान कर चुका था। और मैं बाकी बातों का जवाब, चूँकि अगर जो फैक्ट्स एंड फिगर के आए तो शायद जो आज के सियासतदान हैं उन्हें मैं बता दूं
कि 63% आपका जो टोटल इनकम है वो लिखें डेट सर्विसेज पे जाती है, कर्जे और कर्जे के किस्तों तो वो पे। कर्जे तो आप लोग ही लिए जा रहे हैं मैंने नहीं लिए, 3 सालों में नहीं लिए, जब पिछले जो लिए हैं 60 सालों में उनकी बात करता हूँ। हम तो आए 14 साल बाद हैं, 14 साल जो लिए हैं वो हमें नहीं पता, हम तो 12 अक्टूबर 99 को गए। हुकूमत ने ले चुकी है। अच्छा, ये कितने टायर चलाने, 5,500 मौजूदा हुकूमत कर्जे 5,000 5,500 रुपए लिखे 5,500 लिया है और 2,500 अरब रुपए हमने वापस भी किया। जब मौजूदा जब मैं चेक करता हूँ 14,600 अरब रुपए टोटल डेट था नेशनल और इंटरनेशनल, लेकिन जो अब है फॉरेन और जो चलिए सर, मेरी लाइन की और जा रही है कर्जों के बजाय, मेरी रिक्वेस्ट थी, मैं बताना चाहता हूं। अब मेरी बात सुन लें, बात ये है कि हमने ओवरऑल इकोनॉमी को ठीक किया है। ये आप लोग क्लेम कर रहे हैं नहीं, रियलिटीज है। आप इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियां जो हैं, सर मेरी बात सुने ना, आप मूडीज, नहीं बात उधर भी जाती है ना, मैं वो तो उसका भी जवाब, आप मूडीज को देखें, ब्लूमबर्ग को देखें, आप दुनिया के तमाम क्रेडिबल अदारों की रिपोर्ट देखें, आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को देखें कि हम तकरीबन 8 बिलियन से 21 बिलियन पे आए हैं। हमारी जो क्रेडिट रेटिंग थी वो नेगेटिव से स्टेबल हुई और स्टेबल से प्लस। और आप यूटिलिटी स्टोर को भी देख लेना, जरा देखें ना, यूटिलिटी स्टोर पे भी आते हैं। आपके एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर से कम होकर 23 अरब डॉलर, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ ही नहीं सकती। 5% मेरी बात सुने, 4.5% रहेगी, IMF ने कल कहा है। आपकी एक्सपोर्ट, मैं आपको बताता हूँ, NFC अवार्ड नहीं हो रहा, पहले मेरी बात सुने, आपकी शुगर मिल मालकान को 7 अरब रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती जब तक आप नई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट पे ना जाएं। हमने एक ही चीज़ पे तकिया किया हुआ था, टेक्सटाइल पे, और टेक्सटाइल पे हमसे चाइना, इंडिया, तुर्की और ग्रीक और इवन इजराइल, बांग्लादेश, वो हमसे बहुत। सर मैं, अच्छा मुझे जरा अगर मुझे इजाजत नहीं, मेरी रिक्वेस्ट ये थी, मैं इस पे कंक्लूड करना चाह रहा हूँ इस सेगमेंट को, कि वज़ीर आज़म ने भी जो दालें बढ़ाई गई, बड़ा क्लासी किस्म का वो स्कैम था कि मार्केट में एक दाल अगर 100 रुपए की है तो वो 100, उसमें 4 से 40 रुपए का डिफरेंस जो था वो खरीदारी में किया गया। सर वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, इवन पुराने स्टॉक पे कीमतें बढ़ा दी गई थी, वी अप्रिशिएट दैट, मगर जब वापस आ गई कीमतें तो उस टेंडर को अभी तक कैंसिल नहीं किया गया मियां साहब, और टेंडर वहीं पे स्टैंड कर रहा है। ये इनकी बदनीयती को साबित करता है कि ये अभी भी गवर्नमेंट को जो है वो मामू बना के अपने फायदे के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए जो लाखों करोड़ों ये कमा रहे हैं, ये उसी तरफ लगे हुए, उसी धंधे में लगे हुए हैं। असल प्रॉब्लम एस्टेब्लिशमेंट में है कि इसका अब एक ही हमने तरीका सोचा है कि एक प्रोफेशनल ऑनेस्ट एड देकर अच्छी रिप्यूट का आदमी इसका हेड बना। मेरी बात सुने ना, 3 साल इसी में हो गए कि इसके पल्ले ही कुछ नहीं था, तो अब है कुछ नहीं है, इसके पल्ले कुछ नहीं है। अब इसको रीस्ट्रक्चर, रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह, जो अभी अब दालों की आपने बात की, दालों का, मुझे दालों का जवाब दे दीजिए, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और जो दालों का सवाल है, जो महंगी दालें बदस्तूर खरीदी जा रही हैं, उसका टेंडर मंसूख नहीं किया जा रहा, उसका जवाब जाने के मियां मनान साहब से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, मियां मनान साहब से वो जवाब पेंडिंग है। मियां साहब, वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया मगर दालों का नोटिफिकेशन कैंसिल नहीं हुआ, टेंडर वहीं पे है, दालें क्या लेंगे वो उनसे? देखें, ये उसी डगर पे चलती है आपकी ब्यूरोक्रेसी, जिस तरह बलूचिस्तान के वजीर खजाना, सेक्रेटरी खजाना साहब का स्कैम आया है कि इतने पैसे उसके घर से निकले, मुझे दिखाएं तो मेरा हार्ट ही फेल हो जाए। लेकिन कैसे? अब ये उसी पे चलते रहेंगे और चिट्ठियां लिखते रहेंगे कि अगर हमने ना खरीदी तो स्टोर खाली हो जाएंगे, ये हो जाएगा, लोगों को दाल नहीं मिलेगी, दालों की स्केर्सिटी हो जाएगी, और उसके बाद रमजान पैकेज में अगले महीने को 1.5-2 अरब रुपए की सब्सिडी, 1 अरब 40 करोड़ की सब्सिडी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है। लेंगे सर, मैं तो यही कह रहा हूँ, वो सारी सब्सिडी फिर इसी खाते में जाएगी। मैंने कहा ये और मांगेंगे, 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा मांगेंगे, और फिर उसमें फिर किसी के घर से 65 करोड़ रुपया नकद निकले। अच्छा, हमें ज्वाइन किया फोन लाइन पे राजा मिस्कीन साहब ने, जनरल सेक्रेटरी हैं यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन यूनियन के। राजा साहब, आप तो इस इदारे का हिस्सा हैं, इसकी बदकिस्मती और इसके डूबने की वजह क्या है? आप तो इसके मुलाजिम हैं, आप लोग तो कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या वजह है कि ये इदारा दिन ब दिन ज़बू वाली का शिकार हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी मेहरबानी जनाब जी। बात यह है जी कि ये अदारा जो है प्रॉफिटेबल अदारा था। इस अदारे ने तकरीबन जो है पिछले 7 साल में 34 अरब रुपया टैक्स गवर्नमेंट को दिया है। ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से तकरीबन हमेशा ही हमारा यही रहा कि हमारे पास कोई प्रोफेशनल एमडी नहीं लगाया गया आज तक। अच्छा, कहीं से किसी से बंदा उठाकर लगा दिया जाता है,
वो 2-3 महीने 6 महीने तो पहले ट्रेनिंग करता है, लोगों को समझता है, ठीक है, फिर वो अपने ग्रुप को लाबियां बन जाती हैं। ठीक है। तो इस तरह पे ये धारा तबाह इस तरह हो रहा नहीं है। तो आप लोगों पे भी तो बहुत बड़े इल्जाम है ना यूनियन के ऊपर के जनाब आप लोग आगे तो आपका बंदा लगा दो, आपके मुखालिफ का बंदा लग गया तो काम नहीं करना। और फिर जो मुलाजमीन के ऊपर एक राजा साहब मेरी भी सुन लेना, जो मुलाजमीन के ऊपर एक मेजर इल्जाम है वो ये है जिसको मियां मनान साहब ने भी कहा कि इन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर अपनी दुकानदारियां शुरू की हुई हैं, मार्केट से चीजें लाके आगे बेच देते हैं। क्यों मार्केट से चीजें लाके मुलाजमीन बेचते हैं? ये मियां मनान साहब को मैं चैलेंज करता हूँ, कोई एक जगह साबित करें। ये वो कह रहे हैं फैसलाबाद में मैं साबित कर सकता हूँ कि यूटिलिटी स्टोर के टाइम दे। जी मियां साहब, फैसलाबाद में हमने 2 नंबर सामान उनकी बात सुन लें। यूनियन ने अच्छा, दिया। एक मिनट राजा साहब उनकी बात सुन लें। राजा साहब, जड़ावाला के स्टोर से एक आपके स्टोर इंचार्ज ने बाहर से माचिस खरीदी, खुद ही बेचता रहा। आपका ही जो वहाँ का जोनल मैनेजर था, उन्होंने जब वहाँ विजिट किया तो वो रिकॉर्ड पकड़ के उस बंदे को निकाल दिया। वो बंदा मेरे पास आया सिफारिश कराने के लिए। ये एक मिसाल सिर्फ वो जड़ावाला की दे रहे हैं राजा साहब। ना ठहरे राजा साहब, ठहरे। निगरानी में हो रहा था ना। सर, किसकी निगरानी में हो रहा था? ये तो वो आपकी ब्यूरोक्रेसी की निगरानी में। सर, मेरी पूरी अर्ज सुन ले। नहीं, यूनियन से मुराद ये है कि आप पूरे मुलाजमीन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो तमाम मुलाजमीन जो है वो आप उसके जिम्मेदार हैं। मैं मियां साहब आपको देता हूं। मैं यही तो कह रहा हूँ, यहाँ के अफसर कुछ लोगों को शेल्टर देकर गलत काम उससे करवाते हैं। अच्छा, तो यही चीज तो हम भी कह रहे हैं कि अफसरान भी और यूनियन के कुछ लोग भी जो उन पे इल्जाम हैं शेल्टर देते हैं। बहरहाल ये इल्जाम दर इल्जाम पे बात जा रही है, तनकीद दर तनकीद जा रही है। मैं तनकीद पर इस्लाह की तरफ आना चाह रहा हूँ। राजा साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब इस इदारे की जबू हाली से निकालने का क्या हाल है? किस तरह ये इदारा दोबारा से अपने पांव पे खड़ा हो सकता है? देखें, ये उन गरीबों के लिए जो शायद एक वक्त की रोटी ना ले सके और 2-2 1-1 रुपए का जो रिलीफ उन्हें इस यूटिलिटी स्टोर से मिलता था, वो लाइनों में लाके आटा और चीनी लेते थे सिर्फ उस 1-1 2-2 रुपए के लिए, जिसकी शायद कोई आज वुकत ही नहीं है, मगर आज भी वो गरीब लेने के लिए तैयार है। तो क्या वजह है कि इसको सब्सिडी नहीं दी जा रही? क्या वजह है कि इस इदारे के अंदर जो चीजें हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि लोग उसको खरीद भी सकें? ये मौजूदा गवर्नमेंट जब से आई है, इन्होंने अगर सब्सिडी बंद कर दी है। अच्छा, सब्सिडी से पहले जब पहली गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, ये अदारा तकरीबन 80-90 अरब रुपए की। नहीं, तो जो इसके ऑडिट रिपोर्ट आते हैं उसमें आता है कि जनाब चीजें एक्सपायर निकल रही हैं, डेट इनके बहुत पेंडिंग है, इनके कर्जे बड़े वाजिबुल अदा हैं। असल रियलिटीज ऑडिट रिपोर्ट में जब ये आती है, तमाम एक्सपायर चीजें जनाब ये सियासतदान देते हैं, हमें तमाम एक्सपायर सामान ये देते हैं। नहीं, कौन आप सियासतदानों पे इल्जाम लगा रहे हैं? सियासतदान आप नाम इल्जाम ना लगाएं। देखिए, मैं चैलेंज करता हूँ, सियासतदान का नाम दे जो सप्लाई करता जी, है। कौन सप्लाई करता है सियासतदान? मैं उसके खिलाफ असेंबली में जाता हूँ। चैलेंज करता हूं, जितनी पार्टियां रजिस्टर हुई है तमाम उसके पीछे सियासतदान। तो भाई सही ना, नाम एक तो बताएं ना, इल्जाम लाए। ना लगाएं। आप खाली कह रहे हैं नहीं, सियासतदान। राजा साहब, आप एक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं, यूटिलिटी स्टोर्स की मेजर यूनियन है, हजारों मुलाजमीन है, आप इल्जाम ना लगाएं। अगर कोई नाम आपके पास है तो आप दें। मियां साहब कह रहे हैं मैं उसको परसू करूंगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर है, उसको असेंबली में जाएंगे, लेकिन आप इसको कम से कम एक सियासतदान का नाम मुझे बताएं जो आपने। जितने सामान खरीदे गए हैं यूटिलिटी स्टोर पर, ये पीछे फोन करते हैं मिनिस्टर हजरात। यार फिर वही बात, आप इल्जाम लगा रहे हैं। चले, मैं ये लॉजिक नहीं है। मिनिस्टर्स फोन करते हैं, कोई एक लेटर किसी एमडी ने जिसे कहते हैं हिम्मत हौसला करके लिखा। मैं अंदलीब अब्बास साहब आपकी तरफ दोबारा आना चाहता हूं। मैंने प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट है, कुछ मेजर चीजें भी हैं, खैर इल्जाम लगाए गए लॉजिकल नहीं थे, लेकिन जो असल चीज है ये है कि अब देखें 1 अरब 40 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी अनाउंस की गई है, कुछ बाकी चीजें भी हैं। मियां मनान साहब इस चीज को तो ऑन कर रहे हैं कि वाकई ये सफेद हाथी बन चुका है और इसकी बेहतरी के लिए अब हुकूमत बहुत सीरियसली स्टेप्स टेक ओवर भी करेगी। तो जो रमजान पैकेज, रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है, आप समझती हैं कि ये वाकई लोगों को इससे मदद मिलेगी? 1 अरब 40 करोड़ का, और ये क्या ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ नहीं है कि जिसमें लोगों को कोई हेल्प नहीं मिलेगी? सबसे पहली बात तो ये है कि ये 2014, 15 और 16 की मेरे सामने स्टेटमेंट्स पड़ी हुई हैं, और इसमें आप देखें कि 80 बिलियन से 60 बिलियन से 25 बिलियन पिछले 6 महीनों में हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये मुसलसल इसमें खुर्द-बुर्द हो रही है। ठीक है। और अगर आप इसको 1.5 बिलियन देंगे और इसको आप रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, देखिए ना, लोड शेडिंग नहीं खत्म हुई, रिफॉर्म्स नहीं लेके आए, टैक्स नहीं बढ़ा, रिफॉर्म्स नहीं लेके आए, यूटिलिटी स्टोर्स में आप सब्सिडी लगा देंगे, पीआईए में भी आप लगा रहे हैं, लेकिन वो नहीं ठीक हो रहा क्योंकि रिफॉर्म्स नहीं लेके आए। रिफॉर्म्स का मतलब है कि आपको उसको डीपोलिटिसाइज करना है। डीपोलिटिसाइजेशन का मतलब है कि आप अपने रिश्तेदार उस पर नहीं लगा सकते, आप अपने जानने वाले नहीं लगा सकते। इन्होंने पहले भी इश्तिहार दिए, इश्तिहार दे के भी इन्होंने अपने रिश्तेदार और ऐसे नाहल और करप्ट बंदे लगाए कि पीआईए समेत देख लें, आप पाकिस्तान स्टील मिल देख लें और यूटिलिटी स्टोर्स देख लें,
इन सब में जब तक कि आप इसको डीपोलिटिसाइज नहीं करेंगे, रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं कम करेंगे, ये ठीक नहीं हो सकता। ठीक नहीं होगा बल्कि और आप बर्बादी की तरफ करना क्या है, आप इसको ऑटोनमस करें, ठीक है, आप इसको ऑटोनमस करें, आप इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट दें। ये जितने भी देखें रिटेल में बेशुमार हमारे पास टैलेंट है, जिस तरह से ये मॉल्स मैनेज होते हैं, बहुत ज्यादा टैलेंट है उसके अंदर। आप इसको ऑटोनमस करें, ऑटोनमस करके इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएं जिसमें आप प्रोफेशनल लोग रखें। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का इसमें से इन्फ्लुएंस हटाएं, आप देखें कैसे ये इदारा चलता है। अच्छा मैं ठीक है जी, मियां साहब मुझे ये बता दीजिएगा, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे चाहूंगा, क्या आप वाकई इसको ऑटोनमस बॉडी बनाने लगे हैं जो नया एमडी? बिल्कुल बिल्कुल ऑटोनमस बॉडी बनाओ। दूसरी बात जो मैं दिलीप बीबी को दे दूं, बीबी आप इतना शोर मचा रहे हैं 3 साल से, लोग आपको वोट क्यों नहीं देते? ये बात, आपका इत्मीनाद क्यों नहीं करते लोग? आपके खिलाफ नफरत क्यों बढ़ रही है? कल पेशावर में आप हार गए हैं मोहतरमा, अब सुकून से आपने बहुत बातें कर ली, दूसरे की भी सुन लिया करें। नहीं, इन्होंने बहुत कर ली। लोग वोट नहीं देते, लोग आपसे नफरत करते हैं, लोग वोट हमें देते हैं। पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है। जनरल हामिद खान एक ईमानदार आदमी था, उसके साथ क्या हुआ, बैंक ऑफ खैबर के साथ क्या हुआ, जस्टिस फसीद्दीन के साथ क्या हुआ, तस्लीम जिसने चोरों का टोला खुद अपनी एटीएम मशीनें हैं इनके कैद के पास, और ये बैठकर मेरे साथ कर दे, मैं साबित कर दूंगा कि इनके झूठे इल्जामात पे आज कौम जो इनका हशर कर रही है वो इनको वोटों की शक्ल में रोज एक नए इलेक्शन में सामने आ रहा है। इसलिए ये बातें छोड़ दे, अब आपकी बात हो गई है, लोगों ने आपसे नफरत कर, मैं आपसे इसका जवाब बड़ी हो गई है। अगले इलेक्शन में आएंगे आपको सुबह शर्मिंदगी नजर आएगी। पल्ले आपके है कुछ नहीं, शोर आप बड़ा मचाते हैं। ऑटोनमस बॉडीज को आप बना रहे हैं जी, बना रहे हैं, लेकिन इनका जवाब देना जरूरी था क्योंकि इन्हें एक खास प्रॉब्लम है, उसका इलाज भी करना होता है। ठीक है। अच्छा ताहिर, मुझे बताइएगा कि सारी चीजों के ऊपर आप देखते रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है यूटिलिटी स्टोर को बेहतर करने के लिए वो सफिशिएंट इनफ है, और वाकई ये जो सब्सिडी है इससे लोगों को रिलीफ मिल जाएगा? देखें, मुझे नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत सीरियस है। ये इदारा ऑलरेडी ऑटोनोमस है, ये कारपोरेशन है, और इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी ऑलरेडी है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद इंटरफेरेंस भी है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी है, और जो प्रोफेशनल लोग भी यहाँ पे नहीं लगाए जा रहे हैं। डीएमजी का ऑफिसर्स को लगा दिया जाता है, और वो भी जूनियर अफसरान को लगा दिया जाता है, ना तजर्बाकार को। तो ये जो आने वाला रमज़ान है, ये एक बदतरीन रमज़ानों में से एक रमज़ान होगा। रमज़ान पैकेज के हवाले से मैं बात करूँ यूटिलिटी स्टोर्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा, बहुत शुक्रिया मियां मनान साहब, ताहिर चरानी आपका शुक्रिया, राजा मिस्कीन साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये था कि वो इदारा जो गरीबों के लिए बनाया गया था, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, वो ज़बूं अली का शिकार है। बहुत बुरे तरीके से वहाँ पे करप्शन के स्कैम्स एक्सपोज हो रहे हैं। मियां मनान साहब ने भी बिल्कुल सिर्फ पॉइंट आउट किया है कि फौरी तौर पे गवर्नमेंट बहुत सीरियसली इस पर स्टेप्स टेक ओवर करेगी। पीटीआई ने मिस मैनेजमेंट की निशानदेही की है। बहरहाल इस इदारे को बेहतर होना इस मुल्क के गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर आईडी आपके सामने है, देखते रहिए डॉन न्यूज़।